Hello everyone, good morning. I am Nandini. Welcome to our channel Wi-Fi Study with Nandini, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 18th फेब के करंट अफेयर। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के बारे में, जो अभी रिसेंटली लुधियाना में संपन्न हो गया 16 फरवरी को। ठीक है, हमने इस सद्भावना दिवस के बारे में पहले ही बात करा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2010 में ये अनाउंसमेंट करा गया था कि हर साल फरवरी का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाएगा। तो इसको लुधियाना के एमसीटी गवर्नमेंट कॉलेज में मनाया गया और ये संपन्न हो चुका है, जिसमें विश्व के बौद्ध, विभिन्न धर्मों, बौद्ध, वाल्मीकि समाज, जैन, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, सिख, जो धर्म है उनके नेता और साथ में उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस। ये मनाने की घोषणा करी गई है, एक प्रस्ताव अपनाया गया है कि हर साल 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाएगा और इसके लिए 15 फरवरी को एक सम्मेलन करा गया। कहाँ पर? जमैका में। ठीक है, और लगभग 90 देशों ने इसका समर्थन किया है और स्पेशली संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यटन की स्थिरता को भविष्य में प्रमाणित करने के लिए और साथ में ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट 17 फरवरी को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कोलकाता में संपन्न हुआ। ये जो शो था वो 3 दिन तक चला। 15 फरवरी से स्टार्ट कर दिया गया था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास और सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के साथ साथ विदेशों से भी लोग आए थे और लगभग 50,000 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट करा था। भारत का ये लक्ष्य है कि 2025 तक लगभग 14 अरब डॉलर का निर्यात करेगा सी फूड के लिए। अगर हम मत्स्य क्षेत्र के बारे में बात करें और भारत में मत्स्य क्षेत्र का क्या महत्व है उसके बारे में बात करें, तो पूरे विश्व में जितना भी मछली उत्पादन होता है उसका लगभग 7.7% जो है वो कहाँ पर उत्पादन होता है? भारत में उत्पादन होता है। भारत मछली उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है और निर्यातक देशों में चौथे नंबर पर है। यानी एक्सपोर्ट कितने का करता है? एक्सपोर्ट की अगर लिस्ट देखी जाए तो 4th नंबर पर आता है। भारत में 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका जो आजीविका का साधन है वो मत्स्य क्षेत्र है। नीली क्रांति के बारे में हम बात करें तो 2016 में मत्स्य पालन को एकीकृत रूप से विकास करने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए एक क्रांति स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम था नीली क्रांति। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात करेंगे तो 2020 में इस योजना को स्टार्ट करा गया था, स्पेशली मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और उसके सतत विकास के लिए जो योजनाएं हैं उन पर काम करने के लिए, जो हमारे मछुआरे हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए। और 24-25 के अंतर्गत ये कहा गया कि 61 लाख रोजगार का सृजन का जो क्षेत्र है वो सिर्फ मछली उत्पादन है, तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए और 15 लाख मछुआरों से संबंधित जो प्रत्येक रोजगार है वो प्रदान करने के लिए और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री नील मोहन के बारे में, जिनको यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ होंगे और अगर हम दुनिया में भारतीय मूल के सीईओ के बारे में बात करें तो दुनिया की दिग्गज कंपनियां हैं जिनको भारतीय मूल के जो लोग हैं वो संभाल रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला हैं। एडोब के सीईओ शांतनु नारायण है। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्ण है। अल्फाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं और उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं यूट्यूब के नए सीईओ श्री नील मोहन। यहाँ पर नील मोहन का परिचय है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको जानकारी और लेनी है तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने का कानून कहाँ पर बनाया गया है? तो स्पेन में। यानी अभी तक यूरोप में ऐसा कोई कानून किसी भी देश ने नहीं बनाया था और पहली बार ये कानून बना दिया है किसने? स्पेन ने। यानी जब महिलाओं का मासिक धर्म वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें उसमें जो है महिलाओं को वैतनिक
अवकाश प्रदान किया जाएगा, यानी उनका वेतन नहीं कटेगा, वेतन के साथ में उनको अवकाश दिया जाएगा। अगर वर्तमान में अगर हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से देश हैं जहां पर इस तरीके का लॉ है, तो उसमें जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया शामिल है। यहाँ पर और भी देश हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं जिन्होंने मासिक धर्म की छुट्टी का प्रावधान अपने यहाँ बनाया है, जैसे इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जाम्बिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले 2023 का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी को नई दिल्ली में करा। और ये जो मेला है वो 16 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। स्पेशली इसमें 11th फील्ड है जिनके ऊपर ये प्रदर्शनी या मेला लगाया जाएगा, और उन प्रौद्योगिकी, उन टेक्नोलॉजी को महत्व दिया जाएगा जो इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ साथ में समाज को इफेक्ट करते हैं, और पर्यावरण से किस तरीके से टेक्नोलॉजी को जोड़कर काम किया जाए पर्यावरण को, ताकि नुकसान न हो। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कवच 2023 की, जो ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय AICTE एंड BPRD। स्पेशली 21वीं सदी को भारतीय सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान के लिए एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन है जिसका नाम रखा गया है कवच 23, जिसकी स्टार्टिंग कर दी गई है 16 फरवरी को। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इनके संयुक्त प्रयासों से ऐसा किया जा रहा है, स्पेशली साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और साइबर अपराधों की पहचान करने के लिए, और नए विचार यानी कैसे नए विचारों के माध्यम से इनको रोका जा सकता है, और टेक्निकली लोगों को जागरूक करने के लिए यह हैकाथॉन करा जा रहा है। इस हैकाथॉन के 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में स्पेशली जो साइबर अपराध है उनकी पहचान, जैसे कि फेक न्यूज है कोई जो सोशल मीडिया पर आ रही है, महिला सुरक्षा है, अश्लील कोई कंटेंट है, स्पैम अलर्ट है, तो इन सब के बारे में कैसे जानकारी कर सके, है ना, और जानकारी होने के बाद क्या स्टेप उठाया जा सके, इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए लोगों तक। दूसरे चरण में अगर साइबर अपराध हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से विचार हैं, और उस विचार को तकनीक से कैसे जोड़ सकते हैं और लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ही जो जब इसका समापन किया जाएगा हैकाथॉन का, तो ग्रैंड फिनाले होगा और उसके साथ ही ये जो हैकाथॉन है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 फरवरी को नई दिल्ली में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 आयोजित कर दी गई है। 2 दिन तक चलेगी, 17 और 18 फरवरी को, जिसकी थीम है मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व, यानी रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। ठीक है, ये इस शिखर सम्मेलन में 40 सत्रों में 200 से अधिक बिजनेस डीलर अपनी बात रखेंगे। ग्लोबल बिजनेस समिट की अगर हम बात करें तो ये 7th नंबर का एडिशन है इस बार का, और इसकी मेजबानी हर साल द टाइम्स ग्रुप के द्वारा की जाती है। इस समिट में ऐसे विचार को नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉरपोरेट प्रमुखों को एक साझा मंच प्रदान किया जाता है, जिससे जो आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका समाधान निकल सके और विचारों का आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। हालांकि हमने पहले भी बात करी हुई है कि फिजी में होने वाला है ये समिट, और 12th नंबर का एडिशन है, 15 से 17 फरवरी के बीच में हो जाएगा। तो ये संपन्न हो चुका है, जिसका उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका और विदेश मंत्री हमारे जो डॉक्टर S जयशंकर है उनके द्वारा किया गया था, और जिसकी थीम थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पारंपरिक ज्ञान। अच्छा देखो, भारत में भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर हम फिजी का जो मैप देख लेते हैं, क्योंकि फिजी के बारे में हम काफी दिनों से मुझे लगता है कि लगभग 3-4 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। तो फिजी का अगर हम मैप देखें तो फिजी जो है जो साउथ प्रशांत महासागर है उसका एक द्वीपों वाला एक देश है, जिसमें 300 द्वीप है। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि 300 द्वीपों वाला एक देश है। प्रधानमंत्री सितवनी राबुका है, राजधानी सुआ है, और मुद्रा फिजियन डॉलर है। अब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन थोड़ी देख लेते हैं। तो आप न्यूजीलैंड देख रहे हैं, तो न्यूजीलैंड का बिल्कुल उत्तरी वाला हिस्सा
आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है बगल में, यहाँ आपको तासमान सी दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फिजी दिख रहा है। ठीक है ना, तो फिजी की लोकेशन आप देख सकते हैं, 300 द्वीपों वाला एक देश है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायु लिंक प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि जब मौसम खराब होता है तो जो पायलट है उसके बीच में और बेस स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो क्या करेगा, मौसम खराब होने के बाद भी पायलट का उसके जो बेस स्टेशन है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको बनाए रखेगा। बायोलिक प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी ये जो है डेटा लिंक संचार भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करेगा, जिसे नाविक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के बारे में, जो 102 कलाकारों को दिया गया है। और 3 साल का ये जो 3 साल के लिए दिया गया है, मतलब 19 का भी दिया गया है, 2020 का भी दिया गया है और 2021 का भी दिया गया है। अब इसको किसके द्वारा प्रदान किया गया तो वो भी देख लेते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और उत्तरी पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री हमारे हैं जी किशन रेड्डी, उनके द्वारा प्रदान किया गया। 15 फरवरी को दिया गया। नई दिल्ली का जो रविंद्र भवन है वहां पर मेघदूत रंगमंच परिसर है, वहां पर प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कल किसने करी है तो संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, उनके द्वारा किया गया। 8 नवंबर 2022 को इन कलाकारों के नामों की घोषणा कर दी गई थी और अब इनको प्रदान कर दिया गया है। ये जो नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जाकर आप जो है इस प्रॉपर 102 कलाकारों की लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से वो कलाकार हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्टार्टिंग 2006 से करी गई थी और इसमें जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष की आयु तक का लिया गया है। ठीक है, जो स्पेशली वो युवा जो संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या उभरते हुए कलाकार हैं, उनको प्रदान किया जाता है। इसमें 25,000 रुपए दिए जाते हैं, एक अंग वस्त्र दिया जाता है और एक पट्टिका प्रदान करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू करी है। देखिए, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक टाइम पीरियड में हमें बैंक का लोन देना होता है। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक अपने ग्राहकों के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसके माध्यम से अगर उसका कोई भी ग्राहक टाइम पर अमाउंट नहीं दे पाता है या सब सारा अमाउंट नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक कुछ अमाउंट अपनी तरफ से दे देगा लोन के रूप में, है ना। तो इसको बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पूरा तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा, पेपरलेस मोड में होगा और डिजिटली मोड पर होगा, यानी डिजिटली मोड पर ही बैंक गारंटी देगी, है ना। और ईबीजी जो है उसमें, उसकी लिस्ट में अब इंडियन ओवरसीज बैंक भी शामिल हो गया है। अगर हम ईबीजी के बारे में बात करें तो ईबीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जो बैंक ने नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर शुरू करा है। अच्छा, अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना फरवरी 1937 में एमसीटी के द्वारा करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है और ये पब्लिक सेक्टर का एक बैंक है, जिसमें 3,214 घरेलू शाखाएं हैं और लगभग 4 विदेशी शाखाएं हैं और एक प्रतिनिधि कार्यालय भी इसका है। नेक्स्ट बात करेंगे, थल सेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार, और ये किसकी जगह लेंगे तो ये जनरल वी.एस. राजू की जगह लेंगे। अगर हम एम.वी. सुचिंद्र कुमार के बारे में बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर सहित कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाल चुके हैं। साथ में ही एलओसी पर 59 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, इन्फेंट्री ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके हैं। आर्मी हेडक्वार्टर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस के पदों पर काम कर चुके हैं। और 2021 में इन्होंने असम रेजिमेंट और अरुणाचल स्काउट्स रेजिमेंट कर्नल ऑफ द रेजिमेंट की भी जिम्मेदारी संभाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई के बारे में, जिसने अपना एक
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्रा। ठीक है, और ये एक ऐसा चैटबॉट होगा जिसके माध्यम से आप आधार से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के बारे में, अपडेट्स के बारे में पता लगा सकते हैं, नज़दीकी सेंटर के बारे में पता लगा सकते हैं, और अगर आपकी आधार से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो उसको भी दर्ज करा सकते हैं और आपको आंसर भी मिलेगा। इस चैटबॉट के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच के माध्यम से आप ऑनलाइन चैट वार्तालाप कर सकते हैं और आपको आंसर भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया, और ये जो जल शक्ति मंत्रालय है और ब्रह्म कुमारी संस्था है, इन दोनों के अभियान से चलाया जा रहा है। इसकी जो स्टार्टिंग करी गई है वो 16 फरवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजस्थान का जो सिरोही जिला है वहां के आबू रोड से करा गया है, और ये स्पेशली जल को बचाने के लिए, उसके जो भविष्य में आने वाला संकट है जल से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, उसके समाधान के लिए इस अभियान को चलाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और जापान के बारे में, जिनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट करी गई है जिसका नाम है धर्म गार्जियन, और ये 4th नंबर का एडिशन है। 17 से 2 मार्च तक चलेगी और जापान के शिंगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित करी जाएगी। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट भाग ले रहा है और जापान की तरफ से ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में मिडिल आर्मी की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो इस अभ्यास में भाग ले रही है। इसमें स्पेशली दोनों सेनाएं क्या करेंगी कि ये योजना बनाएंगी, युद्ध की रणनीतियां बनाएंगी, अभ्यास करेंगी, निगरानी रखेंगी और अपनी जो मूल बातें हैं उनको साझा करेंगी एक दूसरे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरबीआई द्वारा एनईएफटी और आरटीजीएस सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया है। किसके रिकमेंडेशन पे करा गया है? तो होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पे करा गया है। 16 फरवरी 2023 को आरबीआई ने घोषणा कर दी गई है कि विदेशी अंशदान अधिनियम यानी एफसीआरए में बड़ा बदलाव करा जाएगा, और साथ ही 15 मार्च 2023 से इस बदलाव को लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी ये प्रभाव नियम बना दिया गया है और 15 मार्च 2023 से ये प्रभाव में ला दिया जाएगा। अब ये क्या है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो विदेशों से जो चंदा आता है उसके लिए एक अकाउंट होना चाहिए, एफसीआरए का एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, जहां पर जो दान दे रहा है उसकी सारी डिटेलिंग होनी चाहिए, उसका नाम, पता, मूल देश, रकम, मुद्रा और पैसे भेजने का क्या उद्देश्य है। अगर वो किसी एनजीओ को दे रहा है दान या किसी को भी दान दे रहा है तो उसके पीछे का सारा उसका डिटेलिंग होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका एक खाता होना चाहिए जो जो एफसीआरए के अंतर्गत होगा, जो स्टेट बैंक जिसकी निगरानी करेगा, यानी स्टेट बैंक में जो खुलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि विदेशी बैंकों में एफसीआरए खाते में योगदान स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस एवं भारतीय बैंकों ने एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी का फुल फॉर्म है, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए भेजा जाएगा। यानी ये दो तरीके हैं जिनके माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे और भेजने वाले का सारा रिकॉर्ड होगा स्टेट बैंक के पास में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रख्यात भाषाविद महेंद्र कुमार मिश्रा के बारे में, जिनको यूनेस्को की तरफ से मातृभाषा पुरस्कार दिया जाएगा, और ये इनको कौन प्रदान करेगा? तो 21 फरवरी को बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मातृभाषा पुरस्कार है जो मातृभाषा के विकास के लिए दिया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो 2023 की जो थीम थी वो क्या थी? बहुभाषी शिक्षा या शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में घोषित करा था कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाएगा। ये किसके किसके लिए मनाया जाता है तो ये भी देख लेते हैं। तो पूर्वी पाकिस्तान, जिसका अब का नाम बांग्लादेश है, वहां पर भाषा को लेकर जो लोग शहीद हुए थे 21 फरवरी को, उन शहीदों की याद में बांग्लादेश में मनाया जाता है हर साल। तो इस बार भी मनाया जाएगा, और इस बार जो ये पुरस्कार है वो यूनेस्को के द्वारा किसे प्रदान किया जाएगा? तो महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया जाएगा। अच्छा, ये किस काम के लिए दिया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो ये स्पेशली भाषा के विकास के लिए जिन्होंने काम करा है, भाषा को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने काम करा है, काफी लंबे समय तक उनके विकास का जो तरीका रहा है, उसके लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है।
अच्छा, अगर हम महेंद्र कुमार मिश्रा जी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने स्पेशली स्कूली पाठ्यक्रम में लोकगीतों के माध्यम से भाषा को बढ़ाने में योगदान दिया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में। इनको जो है महेंद्र कुमार मिश्रा को 1999 में उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी 2009 में इनको वीर शंकर साहा रघुनाथ पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरल के मुख्यमंत्री के बारे में, जिन्होंने अभी कनिष्ठ अपने राज्य के कनिष्ठ वकीलों के लिए मासिक वजीफा योजना शुरू करी है। इन वकीलों को महीने में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। कनिष्ठ वकील होंगे यानी जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी उनको दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया भी रखा गया है कि कम से कम इनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनकी जो सालाना इनकम है वो 1,000 से कम 1 लाख से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन कर दिया गया है। अगर हम दिल्ली से मुंबई की यात्रा करते हैं तो हमें 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो अब इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के माध्यम से क्या होगा, जो ये घंटा होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 24 घंटे का जो समय लगता था वो 12 घंटे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। यानी समय कितना हो गया, आधा हो गया। तो इसी की जो लंबाई है यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो पूरी लंबाई है वो 1386 किलोमीटर लंबाई है, लेकिन अभी जो उद्घाटन किया जा रहा है वो 246 किलोमीटर का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है, तो वो राजस्थान के दौसा में दिल्ली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का उद्घाटन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीबीडीटी के बारे में। सीबीडीटी क्या है, तो सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है जिसने वर्ष 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा है कि इनकम टैक्स के लिए यानी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी करे गए हैं और उनकी संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। और इसको 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया जाएगा। ये किस लिए किया गया है, तो ये जो है स्पेशली जो आईटीआर हम भरते हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। जैसे बिजनेस मैन के लिए अलग हो गया, नौकरी के लिए अलग हो गया, जो बिजनेस प्लस नौकरी करते हैं उनके लिए अलग हो गया, कुछ अमाउंट के हिसाब से हो गया। तो इस तरीके के 6 फॉर्म निकाले गए हैं और जो 7वां फॉर्म है वो प्रमाणीकरण फॉर्म है। अगर हम इन फॉर्म के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ITR 1 है जिसका नाम है सहज, ITR 2 है, ITR 3, ITR 4 जिसका नाम है सुगम, ITR 5, ITR 6 है, ठीक है। अगर सीबीडीटी के बारे में बात करें तो उसके चेयरमैन कौन है, तो नितिन गुप्ता है। और भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी देखता है और इसे राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त हुआ था। यानी ये जो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 बनाया गया था इसी के तहत सीबीडीटी को यह अधिकार दिया गया था कि वो भारत में प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड सभी मामले देख सकता है। अब हम बात करेंगे फाइलेरिया के बारे में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लिम्फेटिक फाइलेरिया यानी LF से मुक्ति के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है जिसका नाम रखा है सर्व दवा सेवन। अच्छा, ये क्यों करा गया है, तो भारत के ऐसे स्टेट हैं, लगभग 10 ऐसे स्टेट हैं जिसमें फाइलेरिया का प्रभाव सबसे ज्यादा है। वो कौन कौन से स्टेट हैं तो उनको देख लेते हैं। वो है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बहुत सारे जिले ऐसे हैं, ये बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर फाइलेरिया के केसेस बहुत ज्यादा पाए गए हैं। तो इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव हैं श्री राजेश भूषण ने फाइलेरिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है और एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या MDA अभियान शुरू करा गया है जिसमें दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। सर्व दवा सेवन यानी दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे कि जो ये वैश्विक लक्ष्य है 2027 तक फाइलेरिया खत्म करने का उसको प्राप्त किया जा सके। और इस मिशन को 1 महीने पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपना समर्थन दे दिया था और इसी समर्थन के बाद में ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिन्होंने PIL की सुनवाई करी
और सुनवाई किस बारे में थी? एक पीआईएल दाखिल करी गई थी कि जो लोकसभा है उसमें उपाध्यक्ष का और विधानसभा है उसमें उपसभापति का पद खाली क्यों है, इस पर पीआईएल जारी करी गई थी। तो इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, फटकार लगाई है और पूछा है कि ऐसा क्यों करा गया है। देखो, जो हमारे स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, वहां की विधानसभाओं में भी विधानसभा उपाध्यक्ष के पद खाली हैं और जो हमारी लोकसभा है उसमें भी उपाध्यक्ष का पद यानी जो उपसभापति है उसका भी पद है वो क्या है, खाली है। अगर हम संवैधानिक पद के बारे में बात करें तो ये दोनों संवैधानिक पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित हैं। अगर आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 देखेंगे तो उसमें उपाध्यक्ष के, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों के कार्यकाल, उनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है। और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 है उसमें राज्यसभा यानी भारतीय संसद का ऊपरी सदन के उपसभापति के चुनाव को लेकर बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मशहूर यक्षगान गायक, पटकथा लेखक वलीपा नारायण भागवत के बारे में, जिनकी 84 वर्ष की आयु में 16 फरवरी को जिनका निधन हो गया है। ये अपनी गायन की जो इनकी अनूठी शैली थी तो उस शैली को ही नाम दे दिया गया है वालिपा शैली। 30 से अधिक यक्षगान प्रसंग लिपियां इन्होंने लिखी थी और पद्रे जटाधारी मेला की शुरुआत करी थी। कतील दुर्गा परमेश्वरी प्रसादिता यक्षगान जो मंडली थी यानी जिसको कतील मेला बोला जाता था, इसके प्रमुख भागवत थे ये। और साथ में ही इन्होंने 13 साल की उम्र में यक्षगान के क्षेत्र में काम करना स्टार्ट कर दिया था और इनका जन्म केरल के कासरगोड में हुआ था। 50 से अधिक इनके प्रसंग थे जिसमें से 30 प्रकाशित हो चुके थे। और देवी महात्म्य प्रसंग जो 5 दिन तक चलने वाला प्रसंग है उसकी शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा करी गई थी। 2002 में इनको भारतीय कन्नड़ साहित्य की तरफ से कर्नाटक श्री का पुरस्कार मिला था। यक्षगान क्या है? तो यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक नृत्य नाट्य शैली है ना, जिसमें पौराणिक धार्मिक कथाएं व्यक्त की जाती हैं भाव भंगिमाओं के माध्यम से। तो इसकी जो कथा वस्तु होती है, इसका जो इसका कंटेंट होता है उसमें गीत और संगीत मिला हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के महान पूर्व फुटबॉलर के बारे में, तुलसीराम बलराम, जिनका कोलकाता में निधन हो गया है। ये 85 वर्ष के थे और इनके मृत्यु के उपलक्ष्य में, इनके निधन के उपलक्ष्य में जो AIFF है उसने 3 दिवसीय शोक की घोषणा करी है। 1962 में एशियाई गेम्स में भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के पीछे बलराम ने बड़ी भूमिका निभाई थी और साथ ही ये मशहूर फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल की कप्तानी भी इन्होंने करी हुई है। कुछ शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। तो देखो, अभी हमें पता है कि सेशन चल रहा है, तो सेशन में क्या होता है कि जवाब दिया जाता है, सरकार से क्वेश्चन किए जाते हैं और सरकार अपने कामकाज को बताती है। तो इसी में हम देख रहे हैं कि जो एक स्कीम चल रही थी गवर्नमेंट की, स्मार्ट सिटीज को 100 स्मार्ट सिटीज को बनाने की जो योजना चल रही थी, तो उसी के जवाब में आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने बताया कि इस योजना को बढ़ाकर 1 जून 2023 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तजिंदर सिंह तूर के बारे में। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीत ली है और इन्होंने शॉर्ट पुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता। शॉर्ट पुट का मतलब है गोला फेंक, तो उसमें इन्होंने 19.49 मीटर थ्रो के साथ में गोल्ड जीत लिया है। अच्छा, ये जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही है? तो ये कजाकिस्तान में हो रही है। और साथ ही तजिंदर सिंह तूर ने 2018 में एशियाई खेलों और 2019 में आउटडोर एशियाई चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था। इसके साथ ही आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।